डीडी किसान, बदलते भारत की शान। देश की प्रगति सीधे तौर पर हमारे अन्नदाताओं के विकास और उनके उत्थान से जुड़ी है। इसलिए किसान को देश की रीढ़ कहा जाता है। देश की रीढ़ मजबूत रहे, इसके लिए जरूरी है देश के किसानों को आत्मनिर्भर बनाना। आत्मनिर्भरता आती है साक्षरता से और वर्तमान समय की डिमांड है कि देश का किसान डिजिटली साक्षर बने। यही मकसद लेकर हर सप्ताह हम हाजिर होते हैं अपना ये प्रोग्राम लेकर, जिसका नाम है डिजिटल किसान। ये प्रोग्राम बनाता है आपको डिजिटली साक्षर और स्मार्ट किसान। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला है डिजिटल पाठशाला, इसमें हम ऑनलाइन ऐप्स और उन्हें कैसे इस्तेमाल करें इसकी जानकारी देते हैं। दूसरा है अर्थनीति, यहाँ बैंकिंग और ट्रेडिंग की बात होती है। वहीं तीसरा और आखिरी सेगमेंट है सरकारी योजनाओं से लाभ। इसमें हम किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, डिजिटल पाठशाला। किसानों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो और हमारे किसान भाई बहनों को उनकी सभी समस्याओं का हल घर बैठे ही मिल जाए, इसके लिए सरकार भी हर संभव कोशिश में लगी रहती है। इसी कोशिश का एक नाम है किसान सुविधा वेब पोर्टल, जो किसानों के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रहा है। तो आज डिटेल में जानेंगे किसान सुविधा वेब पोर्टल के बारे में अपने एक्सपर्ट साहिल गोयल जी से, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साहिल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम डिजिटल किसान में। जैसा कि मैंने बताया कि आज हम बात करने वाले हैं किसान सुविधा वेब पोर्टल के बारे में। तो सबसे पहला सवाल यही कि क्या है ये वेब पोर्टल और हमारे किसानों के लिए किस तरह से लाभकारी साबित हो रहा है? बिल्कुल, देखिए हम किसान सुविधा वेब पोर्टल की अगर हम बात करते हैं तो ये किसानों की सुविधा के लिए बनाया गया है। इसके अंदर अगर हम जाते हैं देखते हैं तो इसके अंदर हमने किसानों से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, कोई भी अगर हमने स्कीम अगर गवर्नमेंट के द्वारा जारी की गई है, उससे रिलेटेड अगर कोई फर्टिलाइजर से रिलेटेड कोई चीज़ है या कोई भी अधिसूचना जारी अगर करता है गवर्नमेंट, तो वो सारी अगर देखा जाए तो एक ही जगह हमें केंद्र मिलता है, जहाँ पे आके किसान जो है सभी तरीके की अपनी योजनाओं के बारे में जान सकता है और क्या क्या एक्टिविटीज गवर्नमेंट जो उनके द्वारा करी जा रही है वो सब यहाँ पे आके जान सकता है। इस वेब पोर्टल के जरिए जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो फसल बीमा की किस तरह से फसल बीमा के बारे में जान सकते हैं, और अगर कोई हमारे किसान भाई बहन उस पर क्लेम करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं? साहिल जी, इसके अंदर एक सेक्शन बना हुआ है क्रॉप इंश्योरेंस का। जब हम क्रॉप इंश्योरेंस के सेक्शन में के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हमें देखते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है जो क्रॉप इंश्योरेंस करा रही हैं। वहाँ पे जाके हम अपनी सुविधा अनुसार जो है क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे उनकी जो है बीमा की रकम भी उनको दी हुई होती है कि कितना प्रीमियम जो है आपको उसके अंदर पे करना होगा। उनकी सारी टर्म्स और कंडीशन जो है आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। इसके अलावा उसके अंदर क्या क्या चीजें आपकी फसल बीमा के अंदर कवर होंगी उसके बारे में भी सारी डिटेलिंग वहाँ पे दी जाती है। उनके कौन कौन से बैंक है, कहाँ कहाँ पे ये सेंटर बने हुए हैं, इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे एक फॉर्म भी है, आप उस फॉर्म को फिलअप करके जो है अपने फसल के बारे में जानकारी दे सकते हैं और इंश्योरेंस के बारे में जो है पता कर सकते हैं। फसल बीमा है उसके अंतर्गत क्या कुछ कंडीशंस हैं जिनके अंतर्गत जो फसल है उसका बीमा किया जाता है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है। कई बार किसान भाई बहन ऐसा समझते हैं कि वो फसल का बीमा जो है उनको नहीं मिल पाता है, उसके लिए वो एक असुविधा महसूस करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। गवर्नमेंट चाहती है कि किसान जो है ज्यादा से ज्यादा सेफ रहे और उसकी फसल का उसको नुकसान होने की स्थिति में जो है बीमा जरूर मिले। इसलिए जो कंडीशन है वो यही है कि अगर कोई मानवीय तरीके से लापरवाही की वजह से फसल को नुकसान होता है तो उस कंडीशन में ही जो है क्लेम जो है आपका पास नहीं हो पाता है। अदरवाइज अगर मान लीजिए कोई भी नेचुरल क्लैमिटीज होती है, जैसे मान लीजिए ओलावृष्टि होती है, सूखाग्रस्त होता है, या कोई अधिक वर्षा के कारण आपकी फसल को नुकसान होता है, या कीड़े लगने के कारण आपकी फसल को नुकसान होता है, तो ऐसी कई कंडीशंस हैं जिसके कारण जो है आपको जो है क्लेम मिलता है और जो निर्धारित क्लेम गवर्नमेंट ने किया हुआ होता है वो आपको मिलता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट की ओर से भी कई बार जो है नुकसान होने पर राशि जो है किसानों को दी जाती है।
साहिल जी, यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे पीएम किसान है, फर्टिलाइजर्स है, किसान रथ है। तो मैं चाहूंगी थोड़ा थोड़ा सा आप हमारे किसानों को बताएं कि किस तरह से इनको वो अवेल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम किसान रथ की अगर हम बात करते हैं तो किसान रथ के अंदर आ जाता है कि कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है जिसके जरिए कि फसलों को जो है शहरों में ले जाके बेचा जा सकता है। वो ऐसे कौन कौन से गवर्नमेंट के वैलिड ट्रांसपोर्टेशन माध्यम है। इसमें क्या होता है कि उनका खर्चा कम लगता है और इसके अलावा जो उनकी फसल भी होती है वो पूरी तरह सुरक्षित रूप से शहर के अंदर या मंडियों के अंदर आती है। इसी तरह के अगर हम फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो फर्टिलाइजर के अंदर कौन कौन से फर्टिलाइजर है जो फसल के लिए उपयुक्त होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उपयुक्त और अच्छी फसल जो है बन सके, इसीलिए वो फर्टिलाइजर के बारे में वहाँ पे पूरी तरह नॉलेज दी जाती है। इसी तरह वहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सोल का एक सेक्शन और आता है, तो मिट्टी की टेस्टिंग की जाती है। उस मिट्टी की टेस्टिंग को करने के बाद उसकी कितनी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है उसके बारे में उसको बताया जाता है। अगर सोल कमजोर है तो किस कौन कौन सी खाद के जरिए वो मजबूत होगी और उच्च क्वालिटी की जो है फसल आपकी आ सकती है, इन सभी चीजों को जो है उसके अंदर बताया जाता है। इतने सारे सर्विसेज एक ही पोर्टल पे यहाँ पर दिए गए हैं, तो क्या इनके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत होती है? देखिए अगर हम पर्टिकुलर वेब पोर्टल की बात करें तो वेब पोर्टल का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। ये क्या है कि जितनी भी सुविधाएं किसानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई है उनको एक जगह इकट्ठा किया गया है। आप इसके अंदर पर्टिकुलर सेक्शन में जाके जिस चीज के लिए आपको अगर कर जाना है वहां पे जाके अगर आप करते हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखा जाए तो किसान कल्याण योजना जो भारतीय सरकार द्वारा जारी की गई है उसका भी यहाँ पे एक सेक्शन दिया हुआ है। तो अगर कोई किसान यहाँ पे आता है और इसी सेक्शन के थ्रू वहाँ पे किसान कल्याण योजना के वेब पोर्टल पे जाता है, वहां पे अपना जाके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन इसको यहाँ पे आने के बाद क्या होता है कि उसको और भी जानकारी मिलती है कि किसान कल्याण योजना के अलावा भारतीय सरकार द्वारा क्या क्या एक्टिविटीज की जा रही है। जैसे मैं आपके डीडी किसान चैनल की ही बात करूं तो इसी का भी लिंक जो है यहाँ पे दिया गया है ताकि किसान जो है व्यूअर के द्वारा व्यू करके जो है ज्यादा से ज्यादा नॉलेज जो है ले सके। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन दिया हुआ है साहिल जी, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट। तो ये क्या है? किसानों को के लिए क्या रहता है कि फसल होने के बाद क्या होता है कि उसे बेचना भी एक उनके लिए बहुत बड़ा टास्क रहता है। इसके लिए क्या करते हैं कि वो मंडियों के अंदर जाते हैं, मंडियों में आड़तियों से बात करनी रहती है और अपना उचित मूल्य का दाम डिसाइड करना रहता है। लेकिन बहुत से किसान जो है इस तरीके की एक्टिविटीज को कर नहीं पाते हैं। इसी के लिए जो है भारतीय गवर्नमेंट ने जो है ये डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। यहाँ पे आके क्या कर सकते हैं वो अपने जो फसल है उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी बोली लगा सकते हैं और उनको ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय सरकार का प्रयास रहता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उचित दाम जो है मिले। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है एमएसपी पॉलिसी भी लागू की हुई है ताकि किसानों को जो है किसी भी तरीके से जो है फसलों के अंदर नुकसान झेलना ना पड़े। जी, और यहाँ पे एक मैं ऑप्शन देख पा रही हूँ साहिल जी, ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन सर्विसेज। इसके अंतर्गत क्या कुछ जानकारी दी जाती है? देखिए ट्रेनिंग और एक्सटेंशन सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा माध्यम है किसानों को एजुकेट करने का। क्या है कि जैसे जैसे बाजार बढ़ रहा है नई नई टेक्निक्स नए नए प्रोडक्ट जो है मार्केट के अंदर आते रहते हैं, तो किसानों को क्या रहता है कि वो अपने आप को अपग्रेड करे कि नई नई टेक्निक से कम मेहनत के अंदर ज्यादा से ज्यादा फसल वो कैसे ला सकते हैं और फसल भी उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए। इसीलिए जो है किसानों को जो है ट्रेनिंग दी जाती है समय समय पे ताकि वो अपनी फसलों को बढ़ा सके और उनका विस्तार कर सके, सीजनल जो क्रॉप है वो उगा सके। सीजन में अच्छी फसल होगी तो उनको उचित दाम भी मिलेंगे। कई बार किसान क्या है अज्ञानता के कारण क्या है कि सीजनल जो क्रॉप होता है वो नहीं लगा पाता है, लेकिन इस यहाँ पे ट्रेनिंग होने के बाद उसको पता लगता है कि कौन कौन सी फसल जो है उसके लिए उपयोगी है और मार्केट में जो है ज्यादा से ज्यादा वो सेलिंग करके पैसा और मुनाफा कमा सकता है। फार्म मशीनरी के अंतर्गत क्या कुछ जानकारी दी जा रही है हमारे किसानों को? फार्म मशीनरी क्या होता है कि मशीनरी जो है किसानों के लिए एक अहम रोल अदा करती है फसल उगाने के लिए। लेकिन क्या होता है कि खराब मशीनरी के कारण जो है वो अपनी फसल को नहीं उगा पाता है। कई बार क्या होता है कि मशीनरी लेने के बाद भी उसकी सर्विसेज और अदर एक्टिविटीज में उसका काफी टाइम और पैसा वेस्ट हो जाता है। इसके लिए किसानों ने क्या कर रखा है कि कुछ मशीनरीज जो टेस्टेड की हुई है उनको उसने यहाँ पे दिखाया हुआ है और बताया हुआ है कि आप जो है इन मशीनरीज को अगर आप यूज करेंगे तो आपको जो है कम एफर्ट्स के अंदर जो है आपकी ज्यादा से ज्यादा फसल आएगी। इसके अलावा भी अगर आपकी मशीनरी के अंदर कोई भी समस्या आती है या प्रॉब्लम होती है तो उसके सर्विसिंग कैसे की जाएगी, कैसे जो है उसको आप वापस से रिपेयर करके स्टार्ट कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है आप अपनी फसल को उगा सकते हैं। कि गवर्नमेंट स्कीम के जरिए किस तरह की स्कीम्स यहाँ पर हमारे किसानों
को उसकी जानकारी दी जाती है? गवर्नमेंट की अगर हम स्कीम्स की बात करते हैं तो जनरली सभी स्कीम्स अगर आप देखते हैं इस वेब पोर्टल पे आपको मिलती है। जैसे हमने अर्लियर बात की थी किसान कल्याण योजना के बारे में, तो किसानों को जो सब्सिडी गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है वो यहाँ पे आके जो है इस वेब पोर्टल के थ्रू, इस पोर्टल के अंदर अगर हम जाते हैं और किसान कल्याण योजना के सेक्शन में जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो गवर्नमेंट से आने वाली सब्सिडी का वो जो है उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमने बताया आपको सोइल टेस्टिंग के बारे में, तो जोन जोन से भी केंद्र है, जहां जहां पे भी वो केंद्र है उनके बारे में वहां पता करा के अपनी जो मिट्टी की टेस्टिंग है वो करवा सकते हैं। और उसमें अगर कोई भी उनको वीकनेस लगती है, कौन कौन सी खाद उसके लिए उपयोगी है, वो यहाँ से पता करके अपने बारे में कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि एजुकेशन, ट्रेनिंग, सभी तरीके की सुविधाएं जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित की जा रही है किसानों के बेनिफिट के लिए, वो सभी आपको एक ही जगह पे मिल जाती है। क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी है, अभी इसमें 3-4 और सर्विसेज ऐसी हैं जिन पे हम डिस्कशन कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब हमें अपने दूसरे सेगमेंट अर्थनीति की ओर बढ़ना है, तो मैं दर्शकों से यही कहूँगी कि अगर आपको अभी भी इस वेब पोर्टल में कोई असुविधा महसूस होती है यूज़ करने में, तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। हम डेफिनेटली एक्सपर्ट से आपका वो सवाल लेंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि महीने के आखिरी रविवार को हम आपके सवाल लेते ही हैं, तो आप बेहिचक हमें अपना जो सवाल है वो हमारी मेल ID पर भेज सकते हैं। फिलहाल वक्त अपने दूसरे सेगमेंट अर्थनीति की ओर बढ़ने का। अर्थनीति में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लाभ के बारे में, लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए डीडी किसान। आप कौन है? जी मैं मुकुंद। मुकुंद, ये बोर्ड कैसे फेंका हुआ यहाँ पे? मैनेजमेंट के कहने पर उतारा है। आज ये पैसे के जोर पर क्लब के नए बने हुक्मरान मुझे नौकर साबित करने पर तुले हुए हैं। नहीं मानता मैं ऐसे खोखले कायदे कानूनों को। धक्के मार के बाहर निकालो इसे। नाम लेता बीच में, जान ले लूंगा तेरी मैं। Shut up! You're fired! थूकता मैं तेरी नौकरी पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है डीडी किसान पर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिजिटल किसान। तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट अर्थनीति की ओर, जिसमें आज बात होगी बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के क्या कुछ लाभ हो सकते हैं। ये जानने के लिए एक बार फिर रुख करते हैं अपने एक्सपर्ट साहिल गोयल जी का। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट साहिल जी, जिसका नाम है अर्थनीति। और अर्थनीति में आज हम बात, आपको पता ही है क्या करने वाले हैं। आज हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट अक्सर हमारे देश की जो मेंटालिटी की है, एक जनरल परसेप्शन है कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है वो अच्छा ही होता है, फ़ायदेमंद ही होता है। आपकी क्या राय है इस पर? जी बिल्कुल, देखिए ये जो परसेप्शन है ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम भारतीय संस्कृति या उसके कल्चर को अगर हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो किस रहने के लिए अगर देखते हैं तो हमें ज़मीन और छत चाहिएगी, ठीक है। इसलिए जो रहते हैं प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा ही फायदेमंद रहता है। अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो फिर भी हमें कुछ फ्लक्चुएशंस हमें रेट्स में देखने को मिलती है, लेकिन अगर हमने लॉन्ग टर्म पर्पज से उसको ले रखा है या रेजिडेंशियल पर्पज से अगर हम लेते हैं उसको, तो ओवर एंड ऑल हम देखते हैं कि उसके अंदर हमें बेनिफिट ही देखने को मिलता है। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, और जब एक इन्वेस्टर उसमें पैसा निवेश करने की सोचता है तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो आप क्या सलाह देंगे ऐसे में? देखिए जब भी अगर हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो एक गोल होता है वो डिसाइडेड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, प्रॉपर्टी में कोई भी अगर हम देखते चाहे हम रेजिडेंशियल करें, कमर्शियल करें, वो बुरी नहीं रहती है। लेकिन अगर हमारा गोल अगर डिसाइडेड हो तो उस हिसाब से हमें जो है अपने जो टारगेट्स होते हैं वो मिलते हैं। अगर मान लीजिए मुझे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाना है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए मेरा ये रहता है कि मेरे को हाँ भी फैमिली के लिए मेरे को गोल है कि मेरे को फैमिली ओरिएंटेड है, और वहाँ इसलिए मैं जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। इसी तरह अगर मेरे को कोई काम का शुरू करना है या मेरे को कोई शॉप से रिलेटेड कोई चीज एक्टिविटीज करनी है तो मेरे का ये रहता है कि हाँ मैं कमर्शियल एक्टिविटीज या कमर्शियल प्रॉपर्टीज के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट करूँ। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहूँ तो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेहतर होता है रेजिडेंशियल? देखिए ये डिपेंड करता है। वैसे तो अगर आप देखिए कोई भी अगर एरिया को डेवलपमेंट चाहिए तो वहाँ पे कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों ही प्रॉपर्टीज का होना बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए ओनली रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी, वहाँ पे ओनली रेजिडेंशियल होगा तो भी उसको एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो रेजिडेंशियल जो रहने वाले लोग होंगे उनको अपनी रोजमर्रा की जरूरत के लिए जो है दूर से सामान लाना पड़ेगा, तो बाजार भी पास होना बहुत जरूरी है। इसलिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल एरिया जो होते हैं दोनों का ही अपने आसपास होना जरूरी है। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन अगर सही रहता है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज के भी दाम जो है बढ़ते हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टीज के भी जो है दाम इंक्रीज होते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि दोनों जो सेगमेंट होते हैं अगर वो साथ रहते हैं तभी आपको जो है सही तरीके का डेवलपमेंट मिल पाता है।
आता है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई इन्वेस्टर प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहा होता है तो वो क्या कुछ सावधानियां हैं जो उसे बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करूँ तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए उसके लिए सबसे पहले उसका गोल जो है डिसाइड रहना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए उसको ये देखना चाहिए कि उसके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, उस हिसाब से उसको प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। प्रॉपर्टी लेने के लिए भी उसको ये देखना है रेजिडेंशियल एरिया में अगर वो ले रहा है तो आसपास की मार्केट कैसी है, मार्केट के अलावा जो है हॉस्पिटल की सुविधाएं आसपास है या नहीं है, कोई रोजमर्रा के सामान को लाने ले जाने के लिए जो सुविधा वो होनी चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, रोड्स अच्छी होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बच्चों के लिए प्लेग्राउंड्स होने चाहिए, पार्क होना चाहिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए स्कूल की जैसे हो गई एक्टिविटीज, आसपास अच्छे स्कूल होने चाहिए। तो ये सारी चीजें जो होती है रेजिडेंशियल अगर हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो मेजर चीज हो जाती है जैसे आपका इलेक्ट्रिसिटी वहां पे कैसी है, किस तरीके की है, पावर कट्स तो ज्यादा नहीं लगते हैं, पानी कैसा आता है वहां पे, तो ये सारी चीजों को जो है बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा जो आजकल एक मेजर फैक्टर आ गया है इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी जो है आजकल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में लेते टाइम बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। कई बार ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं होती या फोन के जो नेटवर्क्स होते हैं वो बिल्कुल लो आते हैं, इसलिए हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखते हुए ही जो है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, अभी जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उस तरह से खास करके अर्बन एरियाज में जो फ्लैट कल्चर है वो काफ़ी बढ़ गया है, तो यहाँ पर जो सोसाइटी फ्लैट्स होते हैं हमने काफ़ी फ्रॉड भी सुना है, तो जब आप फ्लैट लेते हैं सोसाइटी में उस वक्त क्या कुछ सावधानियां बरतनी है, हमें क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका हमें खास तौर से ख्याल रखना है? साहिल जी, सबसे पहले अगर आप किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर आपको फ्लैट लेना चाह रहे हैं तो आप सबसे पहले तो ये देखिए कि वो रेरा के अंदर रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तो उस तरीके से क्या होगा कि आपको वो फ्रॉड होने के चांसेस नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप उसके डेवलपर के बारे में पूरा आप पता कर लीजिए। कभी भी जो है वन टाइम फुल पेमेंट नहीं करिए, जो भी पेमेंट करिए बैंक के थ्रू करिए और प्रॉपर एग्रीमेंट और के साथ करिए। इस तरीके से क्या होगा कि आप जो है सेफर साइड रहेंगे। कई बार जो बिल्डर होते हैं वो सॉफ्ट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करते हैं। सॉफ्ट प्रोजेक्ट होते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट आज लॉन्च किया है, सिर्फ अभी जमीन है, वो प्रोजेक्ट बनाएंगे और 7 साल के बाद डिलीवर करेंगे। तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स में हमें ध्यान रखना चाहिए, एक बार में हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं स्टार्ट जरूर होते हैं लेकिन बाद में जो है एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो इसलिए हमें इस तरीके की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जी, आपने यहाँ पर जिक्र किया रेरा का, रेरा क्या है ये भी आपसे समझना चाहेंगे। रेरा क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा संचालित किया गया एक संगठन बनाया गया है जो रेगुलेट करता है जितनी भी रियल एस्टेट की एक्टिविटीज होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जितने भी रियल एस्टेट के आपके डेवलपर होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, वो क्या मटेरियल अपना लगा रहे हैं, किस तरीके का मटेरियल लगा रहे हैं, कितना ग्रीन बेल्ट एरिया आप जो है सोसाइटी के अंदर बनाया जा रहा है, चिल्ड्रंस के लिए पार्क बनाया जा रहा है या नहीं बनाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर कोई कमर्शियल एक्टिविटीज की जा रही हो। तो इस तरीके की सारी एक्टिविटीज का ना वो ध्यान रखता है। ऐसा भी होता है कई बार कि कई जो डेवलपर्स होते हैं इनलीगल टावर बना देते हैं, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली एक ट्विन टावर्स के बारे में नोएडा में देखा था कि जिनको भी गिराया गया है। तो कई बार डेवलपर्स जो है अनऑथराइज्ड बिल्डिंग भी जो है डेवलप कर देते हैं। तो रेरा क्या करता है, इन सब चीजों का ध्यान रखता है कि कहीं आपके ग्रीन बेल्ट एरिया का जो आपसे पैसा लिया गया है वहां पे कोई बिल्डिंग तो नहीं बना दी गई है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है वो ध्यान रखता है। तो यहाँ पे रिट और इनविट को समझना भी बेहद जरूरी हो जाएगा। तो क्या है रिट एंड इनविट? देखिए रिट और इनविट जो है वो एक तरीके से अगर आपका देखिए एक वो ट्रस्ट है, मतलब ट्रस्ट इन द सेंस ये है कि आप म्यूचुअल फंड की तरह आप इनको समझ सकते हैं। लेकिन इसकी एक्टिविटीज क्या होती है कि अगर हमें कोई प्रॉपर्टीज लेनी है, मान लीजिए, तो ये क्या होता है कि मुझे कोई प्रॉपर्टी लेने में बहुत ज्यादा अड़चन आएगी, मुझे क्या करना होगा, रजिस्टर ऑफिस भी जाना पड़ेगा, ठीक है, और मैं पार्शियली उसकी पेमेंट नहीं कर सकता हूं। मुझे एक बार में 10 लाख 20 लाख या अगर करोड़ों में कोई प्रॉपर्टी है तो मुझे उस हिसाब से उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन रिट और इन्वेस्ट क्या करते हैं कि आपसे जो पैसा लेते हैं उसके बदले में आपको एक एनएवी दे देते हैं और उसके अंदर क्या करते हैं आपको क्वार्टरली बेसिस पे कुछ डिविडेंड देते रहते हैं। वो डिविडेंड एक तरीके का आपका उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट है, ठीक है। जैसे अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली होती तो आपको उसके बदले में उसका रेंट मिलता, तो सेम केस में आपको जो है एक तरीके से उसका आपको रेंट आ रहा है। जैसे जैसे प्रॉपर्टीज की वैल्यू बढ़ेगी उसकी एनएवी की वैल्यूज भी आपकी बढ़ती हुई मिलेगी। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके लिए आपको 10 लाख 20 लाख रुपए भी नहीं लगाने या करोड़ों रुपए एक बार में नहीं लगाने, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के चक्कर नहीं काटने हैं, उसको मेंटेन नहीं करना है, या वहां पे कोई भी अगर ऐसी एक्टिविटीज हो रही है जिसके कारण आपका टाइम कंज्यूम होता
तो ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी है। तो आप क्या करते हो, एक तरीके से रियल एस्टेट में आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और फ्यूचरिस्टिक वे में आपको डिविडेंड भी मिल रहा है और उसकी वैल्यू एप्रिसिएशन का गेन भी मिल रहा है। रिट और इनविट दोनों में से बेहतर विकल्प कौन सा है? कहाँ पर जो रिस्क फैक्टर है वो कम है? साहिल जी देखिए, रिस्क फैक्टर की बात करूं तो बिल्कुल जीरो रिस्क फैक्टर तो नहीं है, दोनों के अंदर रिस्क तो रहता ही है, लेकिन अगर हम फिर भी ज्यादा रिस्क की बात करें तो अगर वो इन्वेट के अंदर रहता है, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आपके रोड्स आ गए, ब्रिज आ गए, या बड़े बड़े जो भी आपके प्रोजेक्ट्स आते हैं वो आ जाते हैं। समटाइम्स क्या होता है, इन प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होता है कि मैन पावर हाई लग जाती है या इनका मेंटेनेंस बहुत हाई होता है और ये बहुत लॉन्ग टर्म में जाके भी आपको गेन देते हैं, इसलिए इनके अंदर जो है आपको जो गेन होगा वो थोड़ा सा कम होगा। और ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर रेंटल इनकम भी इतनी जल्दी या आप एप्रिशिएटेड वे में नहीं मिल पाती है, इसलिए मैं आपको इन्वेस्ट के अंदर जो है इन्वेस्ट करने से कम ही सलाह दूंगा। इसकी बजाय आप जो है अदर के अंदर कर सकते हैं। जो पैसा हम लगाते हैं तो ये कैसे इंश्योर किया जाए कि उससे मैक्सिमम लीड हम ले पाए? जी देखिए, प्रॉपर्टी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सबसे पहला ध्यान यही होना चाहिए कि आप आसपास का जो एरिया वो कितना डेवलपमेंट है और आने वाले 5 साल के अंदर कितना डेवलपमेंट हो सकता है। मान लीजिए मैं किसी मेट्रो सिटी की ही बात करता हूं और मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता हूं, तो मेरा यही होना चाहिए कि अगले 5 से 7 साल के अंदर अंदर जो है यहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज ही वहाँ पे है, अगर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज भी बनेंगे, वहाँ पे मॉल्स भी आए, आपके जो है बिल्डिंग्स हुई जिसके अंदर कई तरीके की सर्विस एक्टिविटीज हो रही हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। या मेट्रो अगर वहाँ पे आ जाए तो ट्रांसपोर्टेशन आपका बेहतर होता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब एक्टिविटीज़ अगर वहाँ पे अगर होने लग जाती है 5 से 7 साल के अंदर अंदर, तो आपका एरिया अच्छा खासा डेवलप करता है और आपके कॉमर्शियल हो या रेजिडेंशियल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के दाम जो हैं बढ़ते हैं। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज जो हमने जानकारी दी है, हमारे एक्सपर्ट ने आज आपको बताया कि प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट करने जा रहे होते हैं तो क्या कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। ये काफ़ी आपके लिए इन फ्यूचर फ़ायदेमंद साबित होगी। और साहिल जी, आप हमारे शो में और इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू वेरी मच जी। फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको अपने तीसरे सेगमेंट में बताएंगे एक ऐसी सरकारी लोन स्कीम के बारे में जिसका लाभ उठाकर बहुत सारे लोगों ने अपना कामकाज शुरू किया है। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आप हमारे साथ डीडी किसान पर। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत प्रोग्राम डिजिटल किसान में। और हम आप पहुंचे हैं अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट में जिसका नाम है सरकारी योजनाओं से लाभ। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसे शॉर्ट में PMMY भी कहा जाता है। तो पेश है PMMY पर ये रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था में छोटे उद्यमों की बड़ी भूमिका है। खेती के बाद छोटे उद्यम ही सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि गैर कॉरपोरेट छोटे कारोबार भारतीय अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। बहुत सारे लोग इसी तरह के उद्यम लगाने का इरादा रखते हैं या पहले से चल रहे कारोबार को नई रफ्तार देना चाहते हैं। हाथ में पैसा न होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी ओर छोटे कारोबारियों को बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं से लोन मिलना मुश्किल होता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लेकर आई। एक ऐसी योजना जो छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख रुपए तक का लोन आसानी से दिलाती है। ये गैर कॉरपोरेट और गैर कृषि ऋण है, जिसे माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा कहा जाता है। इसके तहत विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्र के अलावा मुर्गी पालन, डेयरी और मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। कारोबार की जरूरत और उसकी ग्रोथ को देखते हुए 3 तरह के मुद्रा लोन हैं। शिशु लोन में 50,000 रुपए तक का ऋण दिया जाता है। किशोर लोन में 50,000 से 5 लाख रुपए तक का, जबकि तरुण लोन में 5 लाख से 10 लाख तक के कर्ज का प्रावधान है। मुद्रा लोन में कोई निश्चित ब्याज दर नहीं है,
अलग अलग बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार अलग अलग ब्याज दर वसूल सकते हैं। इसे कारोबार की प्रकृति और उससे जुड़े जोखिम के आधार पर तय किया जाता है। आमतौर पर न्यूनतम ब्याज दर 12% है। इस साल अप्रैल में मुद्रा योजना ने 7 साल पूरे किए हैं। इन 7 सालों के दौरान कुल 18,60,000 करोड़ रुपए के मुद्रा लोन मंजूर किए गए और 34 करोड़ 42 लाख से भी ज्यादा ऋण खाते खोले गए। कमाल की बात ये है कि 2/3 से भी अधिक यानी 68% खाते महिलाओं के लिए मंजूर किए गए। 22% कर्ज नए उद्यमियों को दिए गए। इनके अलावा 23% लोन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के, जबकि 28% ओबीसी समुदाय के हिस्से में आए। अल्पसंख्यक समुदाय को पहले 7 साल में 11% लोन मिले हैं। वित्त वर्ष 2022-23 की ही बात करें तो 26 जून तक 92,09,851 लोन मंजूर किए गए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उद्यमियों के बीच ये योजना कितनी ज्यादा लोकप्रिय है। सरकार नए और युवा उद्यमियों का खास ख्याल रख रही है, इसीलिए उनकी प्राथमिकता शिशु लोन है। आंकड़े बताते हैं कि अब तक 86% लोन इसी श्रेणी में दिए गए हैं। किशोर को 12 और तरुण को 2% कर्ज मिला है। शिशु लोन को समय पर चुकाने से ब्याज में 2% तक की छूट मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि आज प्रोग्राम में दी गई तमाम जानकारियां आपके ज़रूर काम आएंगी। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको डिजिटली साक्षर बनने में मदद करें, जिससे आप अपने सभी काम स्मार्टली कर पाएं और तमाम सरकारी प्रयास जो सरकार अपने देश के किसानों को विकसित और उन्नत बनाने के लिए कर रही है, उन सब सरकारी योजनाओं का लाभ भी आप उठा पाएं। दोस्तों, अगर आप कार्यक्रम से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप अपना कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है digital.agrikisan@gmail.com। अगले हफ्ते कुछ और नई डिजिटल जानकारियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।